स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। मैं अरशद आलम रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, हम वर्कशॉप कैलकुलेशन पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मैथ और साइंस दोनों को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने स्पीड और वेलोसिटी की थोड़ा चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने विराम अवस्था, गतिमान अवस्था और दूरी और विस्थापन को जाना। आज हम उसी क्लास को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। आज हम जानेंगे चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं। ठीक, चाल। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको गतिमान अवस्था, विराम अवस्था और विस्थापन और दूरी के बारे में जानकारी दी थी। आज बात आती है चाल यानी स्पीड। ठीक, स्पीड कहते हैं, स्पीड हम स्पीड का अगर मैं नॉर्मल लूँ कि किसी भी एकांक समअंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समअंतराल में, यानी कोई भी वस्तु है, यानी कोई गाड़ी है या हम है, एक एकांक समय में यानी एक समय में हम कोई भी दूरी तय करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। तो चाल की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समअंतराल में तय की गई दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समअंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी भी वस्तु से हमने एक एकांक समय में कोई दूरी तय कर ली तो हम उसको क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। ठीक है, चाल कहेंगे। अब जाहिर सी बात है ये दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो चाल का जो डेफिनेशन होगी तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका फॉर्मूला होता है, हमने सब पढ़ा होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई एकांक समअंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। किसी भी वस्तु द्वारा ये दूरी तय कर ली एकांक समय में बटे समय तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था इससे पहले दूरी हमने पढ़ी थी, हमने क्या कहा था? दूरी क्या होती है? दूरी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें कोई दिशा का मतलब नहीं होता है। मैंने कहा था दूरी में हम दिशा से मतलब नहीं रखते। कोई भी हमने वस्तु चली तो वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी में कोई दिशा निर्भर नहीं करती है, इसलिए दूरी क्या थी? अदिश राशि थी। तो ये भी एक अदिश राशि है क्योंकि ये अपन दूरी नाप रहे हैं। ठीक है, तो चाल एक क्या है? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अब आगे चाल के मात्रक की, तो देखो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, अपॉन समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, क्या हो गया? क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समअंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है भैया? चाल कहलाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है क्योंकि दूरी तय कर रही है। मैंने बताया था दूरी एक अदिश राशि है। दूरी में दिशा का मतलब नहीं पड़ता, हम किसी भी दिशा में जाए वो दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन मैंने बताया था, विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि विस्थापन में जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में जो परिवर्तन होता है दिशा के साथ, उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन दिशा पर निर्भर करती है, इसलिए वो सदिश राशि है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था। और दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार चाल की डेफिनेशन क्या होगी? किसी वस्तु द्वारा एकांक समअंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो दूरी अपन ने तय कर ली एकांक समय में, चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक की बात करें, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का तो मालूम है सेकंड। तो चाल का क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड, और चाल एक अदिश राशि है। क्लियर है? ये हो गया चाल। अब हम जानेंगे कि वेग किसे कहते हैं। ठीक, किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, ठीक है, एक निश्चित दिशा में एकांक समअंतराल में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और चाल की परिभाषा क्या थी? किसी वस्तु द्वारा एक समअंतराल में तय की गई दूरी क्या कहला रही थी? वेग चाल कह रही थी। तो मैंने आपको बताया, मैंने उसकी जो डेफिनेशन बताई थी, मैंने उसमें दिशा का जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा था सिर्फ एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है भैया? चाल कहलाती है। लेकिन इसमें क्या किया कि किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में समांतराल में तय किया गया विस्थापन
अब विस्थापन इसमें क्यों आ गया, क्योंकि इसमें दिशा आ गई, ठीक, क्योंकि जिसमें दिशा आती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, जिसमें दिशा नहीं होती है वो दूरी कहलाती है। मैंने इससे पहले आपको समझाया था, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए, जिसमें दिशा होगी तो यानी उसमें विस्थापन होगा, और जिसमें दिशा नहीं होगी तो वो क्या होगी, जिसमें दिशा नहीं होगी तो वो क्या होगी, ठीक है भैया। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि जिसमें दिशा होगी तो वो क्या कहलाती है, वो दूरी कहलाती है। नहीं, जिसमें दिशा नहीं होगी, यानी जिसमें दिशा होगी वो विस्थापन कहलाता है, जिसमें दिशा नहीं होगी वो दूरी कहलाती है। तो मैंने आपको पहले चाल की परिभाषा बताई। चाल की परिभाषा कहती है कि निश्चित किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और वेग कहलाता है किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा आ गई तो जाहिर सी बात है दिशा आ गई तो विस्थापन होगा। तो निश्चित विस्थापन में निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। उधर क्या तय की गई दूरी थी, इधर तय किया गया विस्थापन। विस्थापन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दिशा आ गई। जहां पे दिशा होती है वहां विस्थापन होता है, जहां दिशा नहीं होती है वहां दूरी होती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे दिशा आ गई है तो ये क्या सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ये है एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा पे निर्भर कर रही, ये दिशा पे निर्भर कर रही कि नहीं कर रही, तो ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। आपसे पेपर में सिर्फ यही पूछेगा, परिभाषा नहीं पूछेगा कि राशि किसे कहते हैं, वो ये पूछेगा क्या वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, और आपकी दूरी कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है, और आपकी ये विस्थापन कैसी राशि है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सी सदिश होती है, कौन सी अदिश होती है। तो जिसमें दिशा पर निर्भर करेगी वो सदिश राशि होती है, यानी जो दिशा पर निर्भर करती है वो सदिश राशि कहलाती है, और जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है वो अदिश राशि कहलाती है। तो ये दिशा पर निर्भर कर रही है तो ये क्या है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसका मात्रक वही होगा जो चाल का होता है, ठीक है। इसका मात्रक भी क्या होगा, वही होगा। तो मात्रक क्या हुआ इसका भी, वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड, ठीक, ये होगी आपकी वेग, ठीक। आपको मैंने बस सिर्फ थोड़ी डेफिनेशन बताई, सदिश अदिश बताई, और आपको उसका यूनिट बता दी, इसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसे तो बहुत चीज़ हो जाएंगी, लेकिन इतना नहीं, हमें सिर्फ उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी पाना है, जितना हमारा पेपर में काम बन जाए, ठीक है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी हैं, जिस सबसे पहले मैंने आपको बताई थी क्या, दूरी किसे कहते हैं, फिर बताया मैंने आपको विस्थापन किसे कहते हैं, फिर मैंने आज आपको बताया चाल किसे कहते हैं, और बता दिए वेग किसे कहते हैं। मैंने बता दिया जिसमें दिशा होगी वो एक सदिश राशि होगी। तो दिशा किस किस में होती है, दिशा होती है विस्थापन में होती है, तो विस्थापन में दिशा हो रही है तो वो एक सदिश राशि है, और वेग में जब विस्थापन को नाप रहे हैं तो वो भी एक सदिश राशि है। अब जिसमें दिशा नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, ठीक। तो दूरी कहलाएगी, और चाल भी वो कहलाएगी अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन हो गई, एक तो हो गई दूरी, और एक हो गई आपकी चाल। और सदिश राशि कौन सी हो गई, एक आपका हो गया वेग, और एक आपका हो गया विस्थापन, ठीक। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी किसको क्या कहते हैं, लेकिन आपका मेन पॉइंट ये है कि आप इसकी ये याद करें कि इसका यूनिट क्या होता है, और ये एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ठीक। ये हो गई हमारी वेग, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, मीटर प्रति सेकंड ये भी होता है, ठीक है, मात्रक। उसका फॉर्मूला याद कर लो, तो वेग बराबर भी होगा दूरी जो होगी निश्चित दिशा में, अगर इसका फॉर्मूला रखें तो निश्चित दिशा में विस्थापन बटे समय, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। क्योंकि इसमें विस्थापन हो रहा और उसमें दूरी होती है, तो उसमें उधर दूरी रखते और समय तो होता ही दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेग। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, ठीक। अभी हमने चाल और वेग को जाना। कभी कभी वो पूछ लेता है एक समान चाल एक समान वेग क्या होता है, तो उसको जानते हैं। एक समान चाल का मतलब क्या हो, एक समान यानी एक समान चाल का मतलब हो गया एक समान यानी बराबर। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोई गतिमान वस्तु द्वारा, हमने किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समयांतराल में समान दूरी तय की, ठीक है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक समयांतराल में समान दूरी तय करी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक समान चाल कहेंगे, ठीक है। असमान चाल क्या होगा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक समयांतराल में भिन्न भिन्न प्रकार की दूरियां तय करेंगे तो उसको हम असमान चाल कहेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम एक समान दूरी तय करेंगे तो हमारी चाल एक सी रहेगी, तो एक समान चाल रहेगी। यानी हम 30 की स्पीड चल रहे हैं तो 30 की स्पीड चल रहा है, ना घट रही ना बढ़ रही, बराबर की दूरी चल रही, तो क्या कहलाएगी, एक समान चाल, ठीक। और होगी असमान चाल, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक समयांतराल में हम भिन्न भिन्न दूरी तय करें, यानी अलग अलग दूरी तय करें, तो क्या होगी, असमान चाल, ठीक। अब आ गया एक समान वेग। एक समान वेग वही होगा किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी। अब आप कह रहे हैं दूरी,
दूरी मैंने बोल दिया, तो देखो अगर निश्चित दिशा लगा दी तो हम दूरी भी लिख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने कह दिया कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समअंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। ठीक, तो आप क्या लगाएंगे, विस्थापन लगाएंगे कि दूरी लगाएंगे? तो हम उसको क्या लगाएंगे, हम उसको विस्थापन लगाएंगे। अब आप कहोगे भैया इसमें तो दूरी बोल रहा है, इसमें विस्थापन क्यों लगाएंगे? देखिए, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर उसने दिशा लगा दी है, तो जिसमें दिशा लगा दी है तो समझ लो तो वो क्या है, वो वेग है। ठीक है, यानी दिशा जिस पर होगी तो वहां विस्थापन होगा, और जहां विस्थापन होगा तो वहां पे क्या होगी, वहां वेग होगा। अब मैंने यहाँ पे चाल की परिभाषा जो बताई है आपको, चाल में मैंने आपको दिशा तो नहीं बताई है, यानी मैंने कहा किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। वेग क्या कहलाएगी, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, क्या बोल रहा हूं मैं, निश्चित दिशा में एकांक समअंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगा। तो बस जब ये समान वेग से चलेगा तो समान वेग, और अगर हम अलग अलग प्रकार से विस्थापन तय करेंगे तो वह असमान वेग। ठीक है, तो ये हो गया एक समान चाल, असमान चाल, एक समान वेग और असमान वेग। ठीक, जिसपे दिशा निर्भर करती है तो वो वेग कहलाता है। वेग, दिशा किस पर निर्भर करती है, मतलब दिशा का किस पे निर्भर करती है, वेग और विस्थापन पर निर्भर करती है दिशा। ठीक है, और चाल और दूरी पर दिशा निर्भर नहीं करती, इसलिए ये दोनों अदिश राशि है और ये दोनों सदिश राशि है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक, त्वरण हम उसको कहते हैं यदि किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु का वेग निरंतर बढ़ रहा हो, किसी भी वस्तु का वेग निरंतर बढ़ रहा हो और उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। यानी कोई वस्तु है निरंतर वेग से आगे बढ़ रही हो, ठीक, कोई वस्तु है जो कि एक निरंतर वेग से गति कर रही हो तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, त्वरित गति कहते हैं। तो उसके जो समय में जो परिवर्तन आएगा, वेग में जो परिवर्तन आएगा वो त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम छोटी डेफिनेशन बताएं त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का आप सिर्फ एक लाइन याद करिए, वेग समय परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, मेन परिभाषा यही हो गई, क्या हो गई, वेग समय परिवर्तन की दर को, यानी जो गति कर रही है, यानी कोई भी गतिमान वस्तु है निरंतर वेग से गति कर रही है, तो निरंतर वेग से गति जो होती है वो क्या कहलाती है, त्वरित गति कहलाती है। ठीक, त्वरित गति का तो उसके जो वेग में परिवर्तन होता है, यानी वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ये हम छोटी परिभाषा इसको कहते हैं, वेग समय परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब त्वरण में वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली बात, त्वरण को काय से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण को हम कहें तो वेग में परिवर्तन हो रहा, तो वेग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। ठीक, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम प्रदर्शित करते हैं u से और अंतिम वेग को u प्रदर्शित करते हैं v से। ठीक, प्रारंभिक वेग को काय से प्रदर्शित करते हैं, u से, और अंतिम वेग को काय से प्रदर्शित करते हैं, v से। ठीक है, यानी अपने जो वेग में चेंजिंग आएगी, यानी हम पहले 40 की स्पीड चला रहे थे, पहले हम 40 की स्पीड से चला रहे थे। ठीक है, 40 की स्पीड चला रहे थे, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा प्रारंभिक वेग, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। ठीक, एक होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, u से। काय से प्रदर्शित करते हैं, u से। और अंतिम वेग को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, v से। ठीक, प्रारंभिक वेग को हम प्रदर्शित करते हैं u से और अंतिम वेग को कैसे करते हैं, v से। और त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं a से, स्मॉल a। त्वरण बराबर क्या होता है, स्मॉल a। ठीक, तो त्वरण की परिभाषा होगी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन क्या हुआ, यानी पहले हम 30 की स्पीड चल रहे थे, अब 40 की स्पीड से चलने लगे, तो हमारी जो वेग में जो परिवर्तन आया ना 30 से 40, तो इस परिवर्तन के कारण जो दर हुई उसको हम क्या बोलेंगे, त्वरण कहेंगे। ठीक, तो अब तो उसका परिभाषा होगी वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, ये होता है त्वरण का फॉर्मूला। कभी आपसे वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू। तो v को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, u को बोलते हैं अंतिम वेग और t को बोलते हैं समय। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक,
क्या हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब आती है इसकी मात्रक की बात। तो इसका मात्रक क्या होगा, त्वरण। त्वरण से आपसे वो क्या पूछेगा, आप उसका फॉर्मूला बताओ, ठीक। और एक याद रख लीजिए, त्वरण एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्यों है, सदिश राशि इसलिए क्योंकि इसमें वेग आ रहा कि नहीं आ रहा, वेग। और वेग मैंने आपको उससे पहले बताया कि वेग कौन सी राशि होती है, वेग एक सदिश होती है, क्योंकि उसमें दिशा निर्भर करती है, और जिसमें दिशा निर्भर करेगी तो वो क्या होगी, सदिश होगी। तो त्वरण भी एक क्या राशि है, सदिश राशि है, ठीक। वो आपसे पूछ लेगा कि कौन सी राशि सदिश। मैं आपसे कह रहा हूं ये जो बता रहा हूँ कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, आप वो एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो त्वरण में जब वेग है तो ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन होगी। मेन आगे फॉर्मूले पे, फॉर्मूला क्या हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। तो v माइनस यू अपॉन टी। अब फॉर्मूला बनाते हैं, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया वेग का, चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, वेग तो वेग होता है। तो वेग का फॉर्मूला क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और एक टी और है ही, तो टी एक सेकंड और हो गया, तो सेकंड मिलकर 2 सेकंड हो गए। तो मात्रक हो गया इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको हमें त्वरण में सिर्फ 2 चीजें याद करनी है कि पहली बात तो ये होगी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का फॉर्मूला यह होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। और मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको त्वरण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो मैंने दी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही तो मैंने आपसे कहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों के ज़्यादा आता नहीं है कोई लिख के, जैसे इससे पिछली जो क्लास थी, कल की क्लास थी, मैंने आपको मैथ का सवाल दिया था, जिसमें मेरे ख्याल से सिर्फ 1 आध बच्चों ने ही कमेंट किया है और किसी बच्चे ने उस सवाल को करा नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कितने लोग ये इस क्लासेस को देख रहे हैं, कितने लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप कोशिश करें और कमेंट में लिखें, अगर आपको जो नहीं आता है तो मैं आगे उसको और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मुझे नहीं पता चलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि सर मुझे ये डेफिनेशन या ये पता नहीं चला, तो मैं आपको उसको और अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ठीक। अब हम अगला देखते हैं, ठीक। अब है हमने त्वरण को जाना। त्वरण का आगे हम थोड़ी और बताएं। यदि वेग हमारा समय के साथ कंटिन्यू बढ़ रहा हो, ठीक, यानी प्लस में हो रहा हो, यानी वेग कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी पहले 40 था, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, यानी वेग जो हमारा बढ़ता जा रहा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, यानी धनात्मक त्वरण। क्या बोलेंगे हम, धनात्मक त्वरण। और यदि वेग हमारा लगातार घट रहा हो, यानी पहले 25 था, फिर 20 हुआ, फिर 15 हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण, ठीक। यानी वेग लगातार बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा प्लस, तो यानी धनात्मक, और घट रहा हो तो माइनस, ठीक। एक बात और याद कर लीजिए, त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं, ठीक। त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। कभी कभी आपको क्या देख के देते मंदन की मंदन का मात्रा क्या होता है, तो त्वरण का एक उपनाम मंदन भी है, ठीक है। कहीं अगर बाई चांस अगर त्वरण लिख के नहीं आया तो मंदन भी लिख सकते हैं, यानी त्वरण का एक अन्य नाम मंदन भी है। त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया त्वरण खत्म, ठीक। अब हम आते हैं अगले पे। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करे, यदि एक समान त्वरण से गति कर रही है, तो उसमें गति होती, जाहिर सी बात है, तो गति तो उसमें क्या होगा, वेग भी होगा, ठीक, समय भी होगा, और त्वरण तो होगी। तो इसके लिए उन्होंने गति के समीकरण दिए, ठीक है। गति के समीकरण हमें प्रूव करके नहीं दिखाना है, सिर्फ वो आपसे पूछ लेगा कि पहला समीकरण क्या होता है। 3 समीकरण होते हैं गति के, ठीक है। तो एक होता है आपका, ये समीकरण लिख लीजिए, v बराबर u प्लस ए टी। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, ये होता है पहला समीकरण, फर्स्ट। दूसरा होता है, लिख दे रहा हूँ, गति के समीकरण। हेडिंग डालिए, गति के समीकरण। गति के समीकरण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब इसमें त्वरण हो रही है तो त्वरण के कारण इसमें गति होगी, और गति होगी तो 3 चीज़ें तो होती हैं, वेग भी होता है, समय भी होता है, त्वरण भी होता है। v बराबर u टी, u प्लस ए टी, s बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, वी स्क्वायर बराबर यू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू ए स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके तीन गति के समीकरण होते हैं। ठीक, कौन से होते हैं? ये तीन होते हैं। आपसे ये पूछ लेगा कि गति का पहला समीकरण क्या है, तो v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक, दूसरा क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण होते हैं। इन तीन समीकरण को याद कर लीजिए। वो आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लेगा कि गति का पहला समीकरण कौन सा होता है, तो 4 लिख देगा, या पहले समीकरण को वो v बराबर यू प्लस ए टी, या v बराबर यू माइनस ए टी, या v बराबर ए टी माइनस यू। 4 इसी को मतलब वो आगे पीछे करके या माइनस प्लस में करके आपको ऑप्शन दे दे कि बताइए पहला समीकरण क्या होता है। तो आपको सिर्फ यही याद करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने को नहीं आएगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि गति का पहला समीकरण कौन सा होता है, तो गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, मैंने आपको बताया था v क्या होता है? अंतिम वेग। लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, और a होता है आपका त्वरण, t हो गया समय, s क्या होता है? दूरी, s क्या होती है? दूरी, और ut तो आप समझ जाओगे, v वेग हो गया, a s दूरी हो गई। ठीक है, तो ये तीन समीकरण होते हैं। तो आपको इन तीनों को लिखना और याद होना बहुत ज़रूरी है कि किस में प्लस होता है और क्या होता है। ठीक है, तो v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, इन समीकरण को आप एक बार लिख के देखें और अपने दिमाग में याद कर लें, क्योंकि आपको जो पेपर में ऑप्शन देता है वो यही समीकरण को आगे पीछे या चिन्ह बदल देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, यानी 3 गलत कर देगा और एक सही लिख के देगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सही लिखा है, या इसी को वो आगे पीछे करके लिख दे, या पहले हाफ यू टी लिख दे प्लस ए टी लिख दे। तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो 3 समीकरण होते हैं जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और ये आप नोट कर लीजिए। इसको हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि सॉल्व कैसे करें, हमारे कोर्स में सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम 9th 10th नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ITI का सिर्फ जितना हमारा मतलब का है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये मतलब आपको कि भैया ये गति के समीकरण कहाँ से आ गए, कैसे सॉल्व करके बताओ। ठीक है, सॉल्व करना नहीं आना है, सिर्फ वो आपसे यही पूछेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अब हम जानते हैं संवेग को। ठीक, हमने क्या क्या जान लिया? हमने त्वरण को जाना, चाल को जाना, दूरी को जाना, वेग को जाना। ठीक है, अब हम जानते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। यानी तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो P बराबर होता है, P द्रव्यमान को करते हैं हम M से, और वेग को तो हम करते हैं V से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? P बराबर mv। ये जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला ही ज़रूरी है। आपसे फॉर्मूला ही पूछेगा कि फॉर्मूला क्या होता है, आपसे वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा। क्या डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, टिक लगाने को आएगा। कि आपसे संवेग पूछ लिया तो संवेग की 4 ऑप्शन दे दिए कि संवेग बराबर क्या होता है। एक उसने दिया m प्लस वी, एक दे दिया m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी, एक लिख दिया P बराबर m माइनस वी। ठीक है, या v माइनस m। इसी को वो कैसे भी लिख सके दे सकता है। तो आपको जो फॉर्मूला है वो उसको हाईलाइट करके याद करना बहुत ज़रूरी है। वही आपका पेपर का टॉपिक है, वही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर m इंटू वी, यानी किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब देखो इसमें वेग आ रहा, तो मैंने आपको बताया वेग जिसमें आता है, यानी वेग आ रहा तो उसमें दिशा भी होगी। ठीक है, तो जिसमें दिशा होगी तो वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। मैंने आपको 12 बता रहा हूँ, इसलिए याद रखिए। तो वेग भी क्या, संवेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, त्वरण बताई थी, त्वरण भी सदिश राशि है, क्योंकि उसमें भी वेग आ रहा था, और वेग आएगा तो विस्थापन होगा, विस्थापन होगा तो दिशा होगी, इसलिए वो सदिश राशि है।
त्वरण संवेग आया, संवेग में भी वेग आ रहा, तो वेग आ रहा तो इसमें विस्थापन होगा, विस्थापन होगा तो उसमें दिशा होगी, तो ये भी एक सदिश राशि है। तो संवेग भी एक सदिश राशि है और त्वरण भी एक सदिश राशि है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। त्वरण का क्या होता है, A बराबर V माने U अपॉन टी। ये फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, फॉर्मूले ही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो P बराबर m इंटू वी सदिश राशि हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसका हम यूनिट वो बनाते हैं, क्या, मात्रक। तो संवेग बराबर देखो m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम काय में नापते हैं, ग्राम में मांग लो, ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर ग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है। ग्राम की जगह किलोग्राम कर लें, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो संवेग क्या कहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग की गुणनफल कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, साफ लिख देता हूं मैं, P बराबर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम काय में नापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में। वेग आ गया, वेग का भी हमने पढ़ा है क्या होता है, मीटर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया संवेग का मात्रक, क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। एक इसका अन्य मात्रक भी होता है, वो क्या होता है, न्यूटन सेकंड। क्या होता है, न्यूटन सेकंड। यानी एक इसका अन्य मात्रक भी होता है, क्या होता है, वो न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड, P बराबर, ठीक है। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो संवेग क्या कहलाता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। m क्या होता है, द्रव्यमान, v होता है संवेग, ठीक है। लिख लीजिए, m होता है द्रव्यमान और v होता है वेग, ठीक। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, संवेग कहेंगे। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक बनाएंगे तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं और वेग को मारते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला इसका यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हमने आज बहुत सी चीज़ों को जाना, जिसमें हमने संवेग के बारे में पढ़ा, चाल के बारे में पढ़ा और आपके वेग के बारे में पढ़ा, त्वरण के बारे में पढ़ा। तो लगभग ये आपका हमारा चाल और वेग वाला चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर क्लोज हो गया है और ख़त्म ही हो गया है लगभग। मैंने इस चैप्टर में जो आपको डेफिनेशन बताई है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है। मेन काम है आपको इसका फॉर्मूले याद करना कि कौन सी किसका, जैसे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है और आपका संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ये सदिश राशि है, अदिश राशि है। आपसे पेपर में यही पूछेगा कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, किसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इतना आपको सिर्फ याद करना है। डेफिनेशन पे इतना याद नहीं दीजिए, डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन आपको मात्रक और आपको इसकी फॉर्मूले पे याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। आप मिलते हैं हम आपको कल वीडियो में, और आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करें, ठीक है।